फ्रेंड्स, आज हम प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र क्या है। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट के स्कोप के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, प्रबंध लेखांकन का जो क्षेत्र है ये बहुत ही व्यापक क्षेत्र है, क्योंकि कोई भी संस्था होती है उसमें जो भूतकालीन तथ्य हैं उन भूतकालीन तथ्यों के आधार पर वर्तमान संदर्भ को ध्यान में रखते हुए हम भविष्य के लिए पूर्वानुमान इसके अंतर्गत लगाते हैं कि कंपनी का भविष्य कैसा होगा। क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट होता है जिसके लिए सामान्यतः ये लेखांकन किया जाता है उसको समय समय पर बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, नीतियाँ बनानी पड़ती हैं, कंपनी का भविष्य का अनुमान लगाना पड़ता है। कंपनी के जो टॉप मैनेजर CEO का नाम आपने सुना होगा, तो ये जो CEO जो होते हैं ये कोई काम क्या करते हैं, ये प्लानिंग करते हैं कि कंपनी को कहाँ ले जाना है, वो विज़न इनके पास में होता है, उस आधार पर ये कार्य करते हैं। तो इसका प्रबंध लेखांकन का मतलब जैसा आपको बताया था कि प्रबंध लेखांकन का मतलब है प्रबंध के लिए लेखांकन, एक प्रकार से अकाउंटिंग सर्विस टू मैनेजमेंट, कि प्रबंध लेखांकन अकाउंटिंग सर्विसेज है मैनेजमेंट के लिए। तो मैनेजमेंट को एक प्रकार से सर्विस देता है, सेवा देता है ये लेखांकन, जिनके आधार पर मैनेजमेंट समय समय पर बहुत सारे निर्णय लेने के लिए निर्णय लेने में उनको सहायता मिलती है। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल करें, तो इसके लिए जैसा आपने इसमें देखा कि 1957 में आम्स्टर्डम में संपन्न हुए 7वें लेखापालों का सम्मेलन, ये 1957 में एम्स्टर्डम में 7वें लेखापालों का सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में ये तय किया गया कि प्रबंध लेखांकन में किन किन मुख्य विषयों को, किन किन चीज़ों को इसके अंदर जो है वो शामिल किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले इसमें आता है सामान्य लेखांकन। अब ये जो सामान्य लेखांकन है, सामान्य लेखांकन से हमारा मतलब क्या है? सामान्य लेखांकन से हमारा मतलब ये है, हम कह सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन भी हम इसको कह सकते हैं। तो वित्तीय लेखांकन कौन सा होता है जिसमें सामान्यतः अब तक आपने लेखांकन किया है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह हम बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये सारी चीज़ें सामान्य लेखांकन या वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत आती हैं। अब इस वित्तीय लेखांकन में हम एक्सपेंडिचर दिखाते हैं, इनकम दिखाते हैं, कंपनी की रिसीट कितनी है, पेमेंट कितने हैं, असेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, कैश रिसीव्ड कितना है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ क्या है। तो इन सारी चीज़ों का हम इसमें लेखांकन जो है वो करते हैं। तो ये एक प्रकार से हमें वित्तीय लेखांकन जो है प्रबंध लेखांकन के लिए जो इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस और जो निर्वचन हम करते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण जो सूचनाएं मिलती हैं वो हमें वित्तीय लेखांकन से ही मिलती हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि बिना वित्तीय लेखांकन के प्रबंध लेखांकन संभव ही नहीं। वित्तीय लेखांकन होगा तभी हम प्रबंध लेखांकन आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें वित्तीय लेखांकन जो है वो भावी सूचनाएं हमें उपलब्ध कराता है। दूसरा आता है इसमें आपके लागत लेखांकन। तो लागत लेखांकन जो है ये भी लेखांकन की एक महत्वपूर्ण शाखा है, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हम किसी वस्तु की लागत ज्ञात करते हैं कि इसकी लागत क्या है। जैसा आपको पहले भी बताया कि आज के कंपटीशन के युग में हर व्यक्ति जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है। तो लाभ कमाने के दो ही तरीके होते हैं, या तो अपनी सेलिंग प्राइस को बढ़ाए। तो सेलिंग प्राइस बढ़ाना आज के कंपटीशन के युग में बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आप कोई वस्तु बाज़ार से खरीदने जाते हैं तो आपको जो है वो कोई चीज़ जहाँ सस्ती मिलेगी वहाँ से आप खरीदेंगे, तो इसलिए जो है वो आप सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकते। तो दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है हम अपनी कॉस्ट को कम से कम करें, लागत को कम से कम कर सकते हैं। तो लागत कम करने में समझदारी है। कई लोग जैसे कहते हैं कि साहब खरीदारी में ही समझदारी है, तो खरीदने में ही कोई चीज़ 100 रुपये में मिल रही है और आपने उसको 95 में खरीद लिया तो 5 रुपये तो आपने वहीं बचा लिए, वही प्रॉफिट कमा लिया, बिना माल बेचे आपने प्रॉफिट कमा लिया। तो इसलिए लागत का लेखांकन करना बहुत आवश्यक है। और लागत लेखांकन का अलग, जैसे सेकेंड ईयर में आपने पूरा टॉपिक पढ़ा है कि लागत लेखांकन क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हम लेते हैं। तो उस लागत लेखांकन की बहुत सी तकनीकों का उपयोग इसके अंतर्गत हम जो है वो करते हैं। जैसे आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है, आपके इन्वेंट्री कंट्रोल है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ना। इन सब चीज़ों का, इन सब तकनीकों का हम उपयोग लागत लेखांकन के अंतर्गत करते हैं, जिनके माध्यम से प्रबंधकों के लिए लेखांकन किया जा सकता है। इसी प्रकार से फिर आता है आपके बजट एवं पूर्वानुमान। अब देखिए, बजट, ये शब्द बजटन या पूर्वानुमान, ये शब्द आपने बहुत सुना होगा। हर घर का बजट होता है, हर देश का बजट होता है, कंट्री का बजट होता है, हर कंपनी भी अपना बजट बनाती है, क्योंकि हम भविष्य में अनुमान तो बड़े बड़े लगा लेते हैं कि हमको ये करना है, हमको ये करना है, लेकिन उसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे, उसकी व्यवस्था कैसे होगी। इसलिए उसका पहले हमें एक एस्टिमेट लगाना पड़ता है, पूर्वानुमान हमको करना पड़ता है। और वो पूर्वानुमान करने के लिए हमको बजटन की और फोरकास्टिंग की टेक्निक को काम में लेना पड़ता है। तो बजटिंग और फोरकास्टिंग ये भी प्रबंध लेखांकन का बहुत बड़ा एक क्षेत्र का एक पार्ट जो है हम इसको कह सकते हैं।
इसी में हम क्या करते हैं, इसमें हम सामान्यतया जो व्यवसाय की क्रियाएं हैं उन व्यवसाय की क्रियाओं के संबंध में पूर्वानुमान तैयार करते हैं भविष्य के, कि भविष्य में हमको क्या करना है। इसके लिए जो जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी सहायता से एक मास्टर बजट बनाया जाता है अलग अलग। जैसे कारखाने में 10 विभाग हैं, परचेज डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स अलग है, क्या आपके सेलिंग का अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन का अलग है, समझे कि नहीं, प्रोडक्शन का अलग है। तो सब तरह के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके हेड्स को मिलाकर बैठ करके हम ये तय करते हैं, नीतियाँ बनाते हैं। तो इसके लिए कई सारी जो है वो बजटन की नीतियों का हम जो टेक्निक्स का हम उपयोग करते हैं। तो भूतकालीन तथ्यों के आधार पर हम भविष्य की जो है वो अनुमान इसके अंतर्गत लगाते हैं। तो बजटिंग हम जो है वो इसके अंतर्गत जो है वो करते हैं, वो भी एक इसकी प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र के अंतर्गत हम इसको शामिल करते हैं। इसी प्रकार फिर आता है लागत नियंत्रण प्रक्रियाएं, कॉस्ट कंट्रोल की प्रोसेस। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने इसको बहुत अच्छी तरह सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा है कि लागत नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए। कॉस्ट का कंट्रोल, कॉस्ट तो आप निकाल लेंगे लेकिन उस कॉस्ट को जब तक कंट्रोल करेंगे तब तक सारी प्रक्रिया, सारी प्रोसेस, सारी मेहनत आपकी बेकार है। तो कॉस्ट के जो घटक होते हैं, कॉस्ट के आपको 3 घटक बताए थे, सामग्री, श्रम और व्यय। तो इन तीनों को कंट्रोल कैसे करें, तो इन कॉस्ट को कंट्रोल करने का तरीका क्या है। तो इसके लिए कॉस्टिंग की जो टेक्निक्स जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी हैं उन टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है, जिसमें जैसे बजट प्रमापन, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की टेक्निक है, वेरिएंस एनालिसिस जिसको हम कह सकते हैं, आपके इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है, बजटरी कंट्रोल की टेक्निक है, या आपके मार्जिनल कॉस्टिंग है। तो ये सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जिन विधियों का प्रयोग करके हम लागतों पर नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि लागतों को नियंत्रित जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप अधिकाधिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। जो आपका मोटिव है, आपका उद्देश्य है, उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए लागत नियंत्रण की जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं वो भी इस प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। फिर आता है समंकों का निर्वचन। अब इंटरप्रिटेशन किसका करते हैं, डेटा का। डेटा कहाँ से आते हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने की है, कॉस्ट अकाउंटिंग हमने की है, उनकी जो सूचनाएं हैं, जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, जो उनके अकाउंट्स हैं, उनके माध्यम से हमको सूचना प्राप्त होती है और उनका फिर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, निर्वचन करते हैं कि इनका मतलब क्या है। आज आपके सामने किसी कंपनी की ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट रख दी जाए या कॉस्ट रिकॉर्ड्स रख दिए जाए तो आप उसको देख के क्या करेंगे, आपको ऐसे तो आंकड़े दिखेंगे, ये इतने रुपए हैं, ये आइटम इतने रुपए, ये आइटम इतने रुपए, यही पता चलेगा। लेकिन उनका जब तक आप इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, उनका समन्वय स्थापित नहीं करेंगे, एक दूसरे आइटम का, एक दूसरे मद का आपस में क्या रिलेशन है, उसका इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तब तक आपके लिए वो आंकड़े बेकार हैं। तो इसलिए इन सब आंकड़ों का हम विश्लेषण करते हैं। उसके लिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कंपनी के शोधन क्षमता से संबंधित क्या चीज़ें हो सकती हैं, कंपनी के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस से संबंधित क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो इन सब का निर्णय हम सब इनका एनालिसिस करते हैं, इनका हम निर्वचन जो है वो करते हैं विश्लेषण करके। तो समंकों का निर्वचन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये भी प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार फिर है लागत एवं सांख्यिकी। अब लागत एवं सांख्यिकी से हमारा मतलब क्या है, कॉस्ट एंड स्टैटिस्टिक्स। तो कॉस्टिंग की जैसे हमने बात करी कि कॉस्ट हमको ज्ञात करनी पड़ती है। अब इसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स का भी इसमें उपयोग होता है, क्योंकि शुरू में हमने देखा था कि प्रबंध लेखांकन ऐसा है जिसमें कई सारे विषयों का समावेश प्रबंध लेखांकन में होता है। तो सांख्यिकी का भी इसमें समावेश होता है कि निर्णय लेने के लिए जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, जैसा ऊपर अभी चर्चा की कि हम निर्वचन करते हैं, हम विश्लेषण करते हैं, तो विश्लेषण करने के लिए हमें क्या कुछ टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे अच्छी टेक्निक जो है, स्टैटिस्टिक्स की कई सारी टेक्निक्स हैं, जैसे आपके सैम्पलिंग का है, आपके जो है वो टाइम सीरीज़ का है, आपके इसी प्रकार से जो रिग्रेशन एनालिसिस है, सैम्पलिंग के विभिन्न मेथड्स हैं, उनका हम उपयोग करते हैं। इनके आधार पर फिर हम ग्राफ बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब जैसे आप इलेक्शन का आप रिजल्ट देखते हैं, तो इलेक्शन का रिजल्ट जब टीवी पे आता है तो आंकड़े तो आते ही हैं, लेकिन आंकड़ों के साथ साथ क्या होता है कि उसमें कई सारे आपको ग्राफ डायग्राम के माध्यम से उस चीज़ को समझाया जाता है कि इसका ये ग्राफ हो गया, ये डायग्राम हो गया, ये ऐसे बढ़ रहा है, घट रहा है। तो एक देखने के मतलब उस ग्राफ डायग्राम चित्र से एक अनपढ़ आदमी भी उन चीज़ों को आसानी से समझ सकता है। तो इसलिए सांख्यिकी का भी इसमें भरपूर उपयोग इसके प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत किया जाता है। फिर आता है कर लेखांकन, टैक्स अकाउंटिंग। अब पैसा आप कमाएंगे तो सरकार को टैक्स तो देना पड़ेगा, बिना टैक्स दिए काम नहीं चलेगा।
सरकार सबसे टैक्स खींचना जानती है, तो कर व्यवस्था का भी आपको ज्ञान होना जरूरी है और उसके लिए टैक्स अकाउंटिंग हमको करनी पड़ती है। तो टैक्स अकाउंटिंग कैसे करें, अब इसका भी अलग से पूरा एक पेपर होता है टैक्स अकाउंटिंग का। आपने सेकेंड ईयर में इनकम टैक्स जैसा आपने पढ़ा है, तो इस तरह से प्रबंध लेखांकन का टैक्स अकाउंटिंग भी एक महत्वपूर्ण भाग है। आपने प्लानिंग तो कर ली किसी चीज़ की, अच्छे से अच्छा आप बनाना चाहते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, प्लांट का एक्सटेंशन करना चाहते हैं, लेकिन यदि आपको टैक्स देने के बाद में प्रॉफिट आपके हाथ में बचे ही नहीं, ज़्यादातर हिस्सा टैक्स में चला जाए, तो फिर ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए टैक्स अकाउंटिंग का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब टैक्स भी कई तरह के हैं, सेंट्रल लेवल पे टैक्स लगता है, स्टेट लेवल पे टैक्स लगता है, म्यूनिसिपल लेवल पे, नगर निगम के लेवल पे टैक्स लगता है। तो इन सारे टैक्सेस की भी जानकारी होना ज़रूरी है। तो ये भी प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत ही शामिल होता है कि टैक्स अकाउंटिंग करेंगे तभी हम प्रबंध लेखांकन सही प्रकार से हम कर सकते हैं। तो जो विभिन्न कर लगते हैं उन करों का समय समय पर हमको प्रस्तुत करना पड़ता है, उनके स्टेटमेंट देने पड़ते हैं, उनका रिटर्न भरना पड़ता है। कर निर्धारण के बाद में जो राशि है, जो टैक्स जितना बनता है उसका टैक्स का हमको पेमेंट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें कर लेखांकन के अंतर्गत जो है वो शामिल की जाती हैं। तो कर लेखांकन भी एक प्रकार से इसका एक महत्वपूर्ण भाग हम जो है वो कह सकते हैं कि टैक्स अकाउंटिंग भी इसमें प्रबंध लेखांकन में आता है। फिर है प्रतिवेदन करना, रिपोर्टिंग करना। ये एक प्रकार से अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपने सारा काम कर लिया, आपने लेखांकन भी कर लिया, लागत लेखांकन भी कर लिया, टैक्स अकाउंटिंग भी आपने कर ली, आपने इंटरप्रिटेशन भी कर लिया, एनालिसिस भी कर लिया, सब कर लिया, सारे आपने चीज़ें सब तैयार कर ली, लेकिन इसको सही रूप में यदि आपने टॉप मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट नहीं किया, प्रस्तुत नहीं किया, उसकी रिपोर्टिंग नहीं की, तो सब बेकार है। और एक अच्छा रिपोर्टर जो होता है उसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि सूचनाएं हैं, आंकड़े हैं, लेकिन आप इनको प्रबंधक के सामने किस प्रकार से रिपोर्टिंग करते हैं, किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंटेशन एक प्रकार से रिपोर्टिंग या प्रेजेंटेशन, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उन्हीं चीज़ें इस तरह से प्रेजेंट की जाती हैं कि चीज़ें देखते ही, कागज़ पे देखते ही मैनेजमेंट को तुरंत समझ में आ जाए कि हाँ इस चीज़ का ये इफेक्ट है, इसका ये इफेक्ट है, इसका ये इफेक्ट है। यदि आपने इस तरह से रिपोर्ट बना दी लंबी चौड़ी कि उसको पढ़ने में, समझने में ही मैनेजमेंट का दिमाग ख़राब हो जाए, तो फिर क्या मतलब है रिपोर्टिंग का। तो इसलिए प्रबंधकों के पास, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट होता है, उनके एक एक मिनट की बहुत कीमत होती है। लाखों करोड़ों रुपए उनको एक एक मतलब समय के हिसाब से, घंटे के हिसाब से उनको मिलते हैं। तो इसलिए उनका समय इतना कीमती है कि उस समय का अधिकाधिक उपयोग कैसे करें, तो वो उनके सामने सही प्रकार से हमें सूचनाएं प्रेजेंट करनी पड़ती है, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तब जाके हम उसमें सही निर्णय उसके अंतर्गत हम ले सकते हैं। तो ये इस संबंध में कई तरह के हमको फिर रिपोर्टिंग के लिए पत्र तैयार करने पड़ते हैं, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, इन्वेंट्री की रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के संबंध में रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट टाइम टू टाइम बननी चाहिए। कई कंपनियां वीकली बनाती हैं, कई जो है पाक्षिक बनाती हैं, कई मंथली बनाती हैं, कई क्वार्टरली बनती हैं। आजकल आप देखें अखबारों में और जो स्टॉक मार्केट में, इसमें क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है वो आते हैं, और जब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आने होते हैं तो शेयर मार्केट में उथल पुथल जो है वो मच जाती है। तो क्वार्टर का मतलब 3-3 महीने से रिजल्ट, तो कंपनियां बैलेंस शीट और फाइनल अकाउंट तो साल के अंत में बनते हैं, लेकिन हर कंपनी आजकल क्वार्टरली रिजल्ट निकालने लगी। कंपनी ने, गवर्नमेंट ने भी, सेबी ने भी ये गाइडलाइंस के जरिए ज़रूरी कर दिया कि हर कंपनी को अपने क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश करने पड़ेंगे, क्योंकि यदि साल निकल जाए और उसके बाद में पता चले कि ये कंपनी तो घाटे में जा रही है, तो बेचारे जो इन्वेस्टर हैं वो तो परेशान हो जाएंगे, शेयर होल्डर को नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए क्वार्टरली रिजल्ट ज़रूर करिए कि आप हर क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश करेंगे, तो 3 महीने बाद ये आपको पता चल जाएगा कि कंपनी की क्या स्थिति है, या पिछले क्वार्टर की तुलना में इस वर्ष कंपनी की क्या स्थिति है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है इसके अंतर्गत देखते हैं। ये मैंने आपको इसका जो क्षेत्र है इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बता दिया, किस प्रकार से प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र हम जो है वो देखते हैं। धन्यवाद।